मेरे सभी व्यूवर्स का मेरे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष क्लासेस फॉर जीके एंड जीएस में हार्दिक स्वागत है। हम आज की कक्षा में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी का सिलेबस एनालिसिस करेंगे। जूलॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस एनालिसिस करने से पहले हमको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को जानना अनिवार्य है, बेसिक और महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले हम अपने बेसिक बातों पर आते हैं। तो मेरा सबसे पहला टॉपिक है सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना। तो सामान्य रूप से जो है सेल से ऑर्गेनिज्म की तरफ बताया जाता है, लेकिन हम सीधे सीधे ऑर्गेनिज्म से सेल की तरफ जाएंगे। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो जितने जीवधारी आपको अपने आसपास दिख रहे हैं, जैसे कि मनुष्य, घोड़ा, गाय, बिल्ली या सांप, पक्षी, ये सभी क्या है? ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया जीव। तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इन ऑर्गेनिज्म के शरीर में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम मनुष्य को ले लेते हैं, तो मनुष्य एक ऑर्गेनिज्म है और इसके शरीर के अंदर कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है? सबसे पहला ऑर्गन सिस्टम हम ले लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र, जहाँ पर भोजन खाने के बाद पचाया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेना और पचे हुए भोजन को ऑक्सीडाइज कराना। सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट कराना। नर्वस सिस्टम, हमको संवेदनाओं को पता करने के लिए नर्वस सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, यह ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के बना होता है। किसी जीव में ऑर्गन सिस्टम बहुत एडवांस होता है और किसी जीव में ऑर्गन सिस्टम बहुत कमज़ोर टाइप का होता है। जैसे एक हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ब्रेन का। तो ब्रेन का जो मनुष्य का ब्रेन है वो बहुत ही एडवांस होता है, जबकि अन्य जीवों का जो ब्रेन है वह कम एडवांस होता है। कुछ जीवों में ब्रेन होता ही नहीं है। तो ऑर्गेनिज्म कोई भी होगा, उस ऑर्गेनिज्म का निर्माण कई प्रकार के ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के होता है। और ये जो ऑर्गन सिस्टम है, ये ऑर्गन से मिलकर के बना होता है। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव ट्यूब जो होता है, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो किससे मिलकर बना है? पहला माउथ यानी कि बक्कल कैविटी, यहाँ गले में ईसोफेगस होता है, फिर स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, लीवर होता है, पैंक्रियाज होता है। यह सब मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। और यह सब क्या है? अलग अलग ऑर्गन है। जैसे लीवर एक अलग ऑर्गन हो गया, गॉल ब्लैडर अलग ऑर्गन हो गया, पैंक्रियाज अलग ऑर्गन हो गया, इंटेस्टाइन अलग ऑर्गन हो गया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो ऑर्गन सिस्टम होता है वह कई ऑर्गन से मिलकर के बना होता है। यह ऑर्गन किससे मिलकर के बना होता है? टिश्यू से। टिश्यू का मतलब होता है कि जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ एक ही प्रकार का काम करते हैं तब उनको हम टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू किससे मिलकर के बना होता है? सेल से। सेल क्या है? जीवन की इकाई है। सारी जैविक क्रियाएं सेल के अंदर होती हैं। तो यह बताने का मेरा सबसे मेन कारण क्या है? हम जो सिलेबस बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का देखने जा रहे हैं, उसमें हर फाइलम में जो एनिमल्स होंगे, उन एनिमल्स का बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का है? कुछ में सेलुलर लेवल का होगा, कुछ में टिश्यू लेवल का होगा, कुछ में ऑर्गन लेवल का होगा, कुछ में ऑर्गन सिस्टम लेवल का होगा। जो एडवांस एनिमल होंगे, जो बहुत ज़्यादा विकसित एनिमल होंगे, उसमें ऑर्गन सिस्टम होगा। और जो बहुत बेसिक एनिमल्स होंगे, उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये सबसे पहला हमारा हो गया कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म क्या होता है। इसको, इस पूरे सिलेबस को पढ़ते समय इस चीज़ को बहुत हमको ध्यान देना है। अब हम आ जाते हैं कि हमारे पूरी पृथ्वी पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, उनको अध्ययन की सुविधा के लिए, आसानी से स्टडी करने के लिए बहुत सारे समूहों में बांटा गया है। बहुत सारे समूहों में बांटने का मतलब क्या हो गया कि यदि हम संसार की बात करते हैं तो संसार हमारा किससे मिलकर के बना है? निर्जीव और सजीव से।
पूरा अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो यह निर्जीव और सजीव से मिलकर के बना है। और सजीव कितने प्रकार के होते हैं? सजीव 2 प्रकार के होते हैं, एक वनस्पति और एक जंतु। चूंकि हम यहाँ पर जूलॉजी सब्जेक्ट का एनालिसिस करने जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर केवल जंतु की बात करेंगे, वनस्पति की बात नहीं करेंगे। अब हम जंतु की बात करते हैं तो जंतु जगत को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक है प्रोटोजोआ और एक है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ का मतलब हो गया कि ऐसे एनिमल्स जिनका पूरा का पूरा बॉडी सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो ऐसे एनिमल्स जिनका पूरा शरीर केवल एक ही कोशिका का, एक ही सेल का बना होता है, उसको कहते हैं प्रोटोजोआ। और मेटाजोआ का मतलब क्या हो गया? ऐसे एनिमल्स जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, उसको मेटाजोआ कहते हैं। तो एक हो गया प्रोटोजोआ और एक हो गया मेटाजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में हमारे सिलेबस में एक अलग चैप्टर रखा गया है। अब हम आ जाते हैं मेटाजोआ। मेटाजोआ को फिर 2 भागों में बांटा गया है, एक है कॉर्डेटा और एक है नॉन कॉर्डेटा। जैसे कि अगर हम मनुष्य को ले लें और घर में पाए जाने वाले कॉकरोच को ले लें, तो मनुष्य के शरीर के अंदर यहाँ पीठ में, डॉर्सल साइड में रीढ़ की हड्डी होती है। उस रीढ़ की हड्डी के अंदर एक रस्सीनुमा संरचना होती है, तंत्रिका तंत्र होती है, जिसको नोटोकार्ड कहते हैं। तो कार्डेटा ऐसे जंतुओं को कहते हैं जिनके शरीर में नोटोकार्ड पाया जाता हो, जिनके शरीर में नोटोकार्ड पाया जाता हो, अर्थात रीढ़ की हड्डी पाई जाती हो। साधारण शब्दों में रीढ़ की हड्डी समझेंगे, लेकिन इसको नोटोकार्ड कहेंगे। तो कार्डेटा का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी या नोटोकार्ड पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी जो है वो नोटोकार्ड और वर्टिब्रा से मिल करके बनता है, लेकिन हम साधारण शब्दों में नोटोकार्ड और रीढ़ की हड्डी को एक ही समझने का प्रयास करते हैं। तो ये कार्डेटा हो गया जिसके अंदर नोटोकार्ड या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और यह है नॉन कार्डेटा। नॉन कार्डेटा का मतलब क्या हो गया कि जिसमें रीढ़ की हड्डी और नोटोकार्ड नहीं पाई जाती है। अब हम आ जाते हैं कि ये नॉन कार्डेट्स, ये जो नॉन कार्डेट्स हैं, इसको फिर पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा में बांटा गया है। बांटा गया है, क्यों बांटा गया है? तो जैसे पोरीफेरा हम ले लेते हैं, तो पोरीफेरा में ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का है, मतलब इसके अंदर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता है। ये सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ऐसे पूरे पृथ्वी पर ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का है और उनके शरीर के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको ऑस्टिया कहते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनके शरीर पर ऑस्टिया पाए जाते हो और उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का हो, उन सारे एनिमल्स को हमने रखा हुआ है पोरीफेरा में। और इसमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के कोशिकाओं के अंदर होता है। हमारे शरीर में जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो एलिमेंट्री कैनाल में होती है, कोशिकाओं के अंदर नहीं होती है। जबकि यहाँ पर जो डाइजेशन है वो कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है, इंट्रासेलुलर होता है। तो ये पोरीफेरा पहला हो गया। पोरीफेरा से थोड़ा सा डेवलप एनिमल का जो समूह है उसको सिलेंट्रेटा कहते हैं। सिलेंट्रेटा, इसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका सेलुलर था और इसका टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, अर्थात इसमें टिश्यूज पाए जाते हैं। और टिश्यूज में इनका डाइजेशन जो होता है वो यहाँ पर इंट्रा था और यहाँ पर एक्स्ट्रा है, अर्थात यहाँ पर जो डाइजेशन होगा वो कोशिकाओं के बाहर किसी ट्यूब में होगा, जैसे हमारे शरीर के अंदर होता है। हमारे शरीर को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। फिर उसके बाद से आता है प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस यहाँ पर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था। और प्लेटीहेल्मिन्थिस यानी कि ऐसे जीवों का समूह जिसमें ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसमें ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गन सिस्टम नहीं हो। ये जो प्लेटीहेल्मिन्थिस होगा सिलेंट्रेटा से थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप एनिमल्स का समूह है। ये सामान्य रूप से
परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थिस से थोड़ा सा और डेवलप्ड एनिमल्स का समूह है जिसको कहते हैं एस्केहेल्मिन्थिस। एस्केहेल्मिन्थिस में इसका जो बॉडी होता है वो केंचुए की तरह होता है, सिलिंड्रिकल होता है, केंचुए की तरह, एस्केहेल्मिन्थिस। इसका एग्जाम्पल है एस्केरिस। इसमें भी आर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें आर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता है, अर्थात भोजन को पचाने वाला एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता है, और इसमें एलिमेंट्री कैनाल होता है। और इनकी पूरी बॉडी कैसी होती है? बेलनाकार होती है, केंचुए की तरह होती है, छोटे छोटे केंचुए की तरह होती है। केंचुआ नहीं होता है, केंचुआ एनिलिडा का होता है, एस्केरिस। इसके बाद से हमारा आता है एनिलिडा। एनिलिडा एस्केहेल्मिन्थिस से थोड़ा और डेवलप एनिमल्स का समूह है। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है कि इसके बॉडी के ऊपर क्यूटिकल की बनी हुई एक परत पाई जाती है। अर्थात इस समूह में, इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स होंगे उसके शरीर के चारों तरफ क्यूटिकल का बना हुआ लेयर होगा, और इसका शरीर जो है वो सेगमेंटेड होगा। इसका शरीर सेगमेंटेड होगा, मतलब कई खंडों में बना होगा। एनिलिडा के बाद हमारा अगला आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में ऐसे जीव रखे गए हैं, ऐसे एनिमल्स रखे गए हैं जिनके शरीर में सेगमेंटेड अपेंडेजेस अर्थात खंडयुक्त पैर पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम काकरोच को देखें तो काकरोच का पैर खंडों में बटा हुआ है। मॉस्किटो को देखें, मक्खी को देखें या अन्य कीड़े मकोड़े को देखें तो इन सभी का शरीर खंडयुक्त होता है। तो आर्थ्रोपोडा में एनिलिडा से एडवांस एनिमल्स को रखा गया है। इनका शरीर में जो अपेंडेजेस होंगे वह खंडों में बटे होंगे, और साथ ही साथ इनकी जो बॉडी होगी वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बटा होगा। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। काकरोच को देखिए तो काकरोच का आपको क्लियरली एक हेड दिखाई देगा, जबकि एस्केहेल्मिन्थिस में हेड दिखाई नहीं देगा। ये एकदम बिल्कुल केंचुए की तरह होते हैं, बेलनाकार। केंचुआ बरसात के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें जो है शरीर जो है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बटा हुआ नहीं होता है, लेकिन आर्थ्रोपोडा में इसकी जो बॉडी होती है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बटा हुआ होता है, और साथ ही साथ इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हो गया कि इसमें ब्लड को फ्लो करने के लिए किसी प्रकार की ब्लड वेसल की जरूरत नहीं होती। हमारे शरीर में ब्लड को फ्लो करने के लिए ब्लड वेसल्स की जरूरत होती है। अगर आंख को इस तरह से नीचे करके देखेंगे तो उस पर लाल रंग की धागे दिखाई देते हैं, लाल रंग के डोरे टाइप के दिखाई देते हैं, वो क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। तो आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, अर्थात इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, सेंस ऑर्गन वेल डेवलप्ड होते हैं। सेंस ऑर्गन का मतलब हो गया आंख, एंटीना, इसके अंदर वेल डेवलप्ड होते हैं। किसके अंदर? आर्थ्रोपोडा के अंदर। आर्थ्रोपोडा के बाद हमारा आता है मोलस्का। मोलस्का ये भी आर्थ्रोपोडा के बराबर ही डेवलप्ड एनिमल्स का समूह है। जैसे आर्थ्रोपोडा डेवलप्ड एनिमल्स का समूह है, वैसे ही मोलस्का भी डेवलप्ड एनिमल्स का समूह है। लेकिन इस मोलस्का में खास बात क्या है कि इस समूह में ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जिनके शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवर पाया जाता है, जैसे कि घोंघा, सीपी। तो ऐसे एनिमल्स जिनके शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवर हो उसको कहते हैं मोलस्का। और बाकी इसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम, सेंस ऑर्गन, सर्कुलेटरी सिस्टम सब वेल डेवलप्ड होते हैं। इसके बाद से आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में भी डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, लेकिन इसमें ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जिसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा में
ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जिसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। मोलस्का में ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जिसके बॉडी के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई कवरिंग पाई जाती है। तो ये हमारा हो गया नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कार्डेट में ये जो फाइलम है सिलेंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, ये अलग अलग फाइलम क्यों बनाया गया है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हर फाइलम में ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जिनके कैरेक्टर्स आपस में रिजेंबल, आपस में एक जैसे होते हैं। अब इसके बाद से हम आ जाते हैं कॉर्डेटा में। तो कॉर्डेटा में इसको 3 भागों में बांटा गया, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा किस ऐसे एनिमल्स, कॉर्डेटा का मतलब हो गया कि ऐसे एनिमल्स जिसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है। यूरोकॉर्डेटा का मतलब हो गया कि ऐसे एनिमल्स जिसके लार्वा में नोटोकॉर्ड पाया जाता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, जब लार्वा बड़ा हो जाता है, फुल एनिमल में कन्वर्ट हो जाता है, तब उसमें नोटोकॉर्ड गायब हो जाता है। तो यूरोकॉर्डेटा में ऐसे एनिमल्स को रखा जाता है जिसमें नोटोकॉर्ड केवल लार्वा के स्टेज में पाया जाता है, बाकी नहीं पाया जाता है। दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड वेल डेवलप्ड होता है। सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन जो नोटोकॉर्ड है वह हड्डियों के अंदर सुरक्षित नहीं है, नोटोकॉर्ड फ्री है। जबकि वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो हमारे कशेरुक हड्डियों के अंदर, वर्टिब्रा हड्डियों के अंदर सुरक्षित है। जैसे ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी कई खंडों से मिल करके बनी हुई है। जैसे ये उंगली है, ये एक साथ मिला दीजिए, तो ये रीढ़ की हड्डी कई खंडों से मिल करके बनी हुई है, और रीढ़ की हड्डी के बीच में एक सुराख पाया जाता है। उसी सुराख के अंदर नोटोकॉर्ड सुरक्षित रहता है। तो वर्टिब्रेट का मतलब हो गया कि ऐसे कॉर्डेट्स जिसमें नोटोकॉर्ड है और नोटोकॉर्ड वर्टिब्रा के अंदर सुरक्षित है, इसको कहते हैं वर्टिब्रेट। अब इस वर्टिब्रेट को हमने 5 भागों में बांटा है, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। पाइसेस का मतलब हो गया पक्षी वर्ग। पक्षी और मनुष्य में बहुत स्पष्ट रूप से अंतर है। पक्षी आसमान में उड़ता है, मनुष्य जमीन पर रहता है। सॉरी, ये पाइसेस मछली वर्ग है, पाइसेस मछली वर्ग, एप्स मतलब पक्षी वर्ग। जो पाइसेस मछली वर्ग है, तो मछली और मनुष्य में बहुत स्पष्ट रूप से अंतर पाए जाते हैं। जैसे मछली पानी के अंदर रहती है, मनुष्य जमीन पर रहता है। मछली सांस लेने के लिए अपने गिल्स का यूज करती है और मनुष्य सांस लेने के लिए अपने लंग्स का यूज करता है। मछलियाँ पानी में घुलित ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हम हवा में जो ऑक्सीजन होता है उसको अपने लंग्स में ले जाते हैं और वहाँ से उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ पर भी ये जितने भी हमारे समूह बनाए गए हैं, इन समूहों में स्पष्ट अंतर है। जैसे मछली वर्ग हो गया, इसमें मछलियों के गुण होंगे। एम्फीबिया या उभयचर, इसमें ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जो कि पानी में भी रह लें और जमीन पर भी रह ले। जैसे मेढक, जब यह पानी में रहेगा तो अपनी त्वचा से पानी के ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब हवा में रहेगा, जमीन पर रहेगा, तब यह फेफड़ों से वायुमंडल की हवा को अंदर लेगा और वहां पर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा। रेप्टाइल्स अर्थात सर्पवर्ग, सर्पवर्ग में अलग प्रकार के लक्षण या कैरेक्टर्स हैं। एप्स पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग के अपने अलग कैरेक्टर्स हैं। ये उड़ सकता है, उड़ने के लिए इसका शरीर हल्का होता है, उड़ने के लिए इसमें पंख विकसित होते हैं। और मैमल्स ऐसे एनिमल्स का समूह है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, जिसके कान बाहर होते हैं। इसमें किसी में भी कान नहीं होते हैं। मछली में देख ले, एम्फीबिया में देख ले, रेप्टाइल्स में देख ले, एप्स में देख ले, इसमें किसी में भी कान नहीं होता है, जबकि मैमल्स में कान होते हैं। ये सभी अंडे पैदा करते हैं, जबकि मैमल सीधे बच्चे पैदा करता है। इनके अंडे से सीधे बच्चे बाहर निकलते हैं, जबकि मैमल्स में जो बच्चे का जन्म होता है उसको उनकी माँ दूध पिलाती है। बाकी ये कोई दूध नहीं पिलाते हैं, अर्थात इसमें
मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता, जबकि मैमल्स में मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो ये हमारा एक साधारण वर्गीकरण हो गया। अब जब आप प्रयोगशाला में जाते होंगे, आपको एक स्पीसीज दे दी जाती होगी, जैसे मान लेते हैं कि मेढक दे दिया गया और कहा जाता है कि मेढक का क्लासिफिकेशन लिखिए और इसके कैरेक्टर्स को लिखिए। तो क्लासिफिकेशन सामान्य रूप से बच्चे रटते हैं और भूल जाते हैं। जब एग्जाम में लिखने की बारी आती है तो भूल जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि क्लासिफिकेशन क्या चीज है। तो हम आते हैं मनुष्य का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो मनुष्य के क्लासिफिकेशन में सबसे पहला किंगडम है। तो किंगडम का मतलब है हमको बताना है कि जो मनुष्य है वह क्या है, एनिमल है या प्लांट है। तो हम देखेंगे कि मनुष्य एनिमल है तो इसका किंगडम हो जाएगा एनिमैलिया। फिर उसके बाद से सब किंगडम। सब किंगडम का मतलब हो गया कि एनिमल में वो कौन सा है, प्रोटोजोआ है कि मेटाजोआ है। तो मनुष्य जो है बहुकोशिकीय है, मल्टीसेलुलर है, इसलिए सब किंगडम इसका क्या हो जाएगा, मेटाजोआ। फिर इसके बाद से उसका आता है फाइलम। तो फाइलम कौन सा है, नॉन कॉर्डेटा है कि कॉर्डेटा है। तो हम देखेंगे कि मनुष्य कॉर्डेटा में आता है। फिर आता है सब फाइलम। सब फाइलम, कॉर्डेटा को 3 भागों में बांटा गया था, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो सब फाइलम इसका क्या हो जाएगा, तो सब फाइलम हो जाएगा वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का मतलब हो गया कि इसका जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रा के अंदर सुरक्षित है। फिर उसके बाद से क्लास। तो हम देखेंगे कि जो मैमेलिया है उसको 5 भागों में बांटा गया है, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स। तो हम देखेंगे कि जो इसका क्लास होगा मनुष्य का वो किस में होगा, मैमेलिया में होगा। सब क्लास यूथीरिया है। तो ये जब मैमेलिया के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे तब यूथीरिया आ जाएगा। ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स। प्राइमेट्स का मतलब हो गया कि जैसे मैमल्स में गाय भी मैमल है, घोड़ा भी मैमल है, हाथी भी मैमल है, मनुष्य भी मैमल है, बंदर भी मैमल है, चिंपैंजी भी मैमल है। तो इसमें मनुष्य के जैसे दिखने वाले या बंदर के जैसे दिखने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं, उनको ऑर्डर प्राइमेट्स में रखा गया है। फिर उसके बाद से इसकी फैमिली क्या है, तो फैमिली है होमोनिडी। होमोनिडी का मतलब मनुष्य की तरह दिखने वाला। और जो आधुनिक मनुष्य है उसका जीनस होता है होमो और उसका स्पीसीज होता है सैपियंस, और उसका बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, होमो सैपियंस। ये जो बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम है ये जीनस और स्पीसीज से मिलकर के बनाया जाता है। जीनस होमो यहाँ रख दिया और स्पीसीज सैपियंस यहाँ रख दिया। जो होमो होगा ये कैपिटल एस से शुरू होगा, जो जीनस होगा वो कैपिटल एस से शुरू होगा, लेकिन स्पीसीज क्या होगा, स्मॉल से शुरू होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये कैपिटल एच है और यहाँ पर कैपिटल यस नहीं होगा, स्मॉल एस होगा, होमो सैपियंस। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एनिमल्स का, जैसे मान लेते हैं कि हम कॉकरोच का, तो कॉकरोच में क्या हो जाएगा, किंगडम एनिमैलिया, सब किंगडम मेटाजुआ, फाइलम कॉकरोच किस में आएगा, नॉन कॉर्डेटा में। सब फाइलम कॉकरोच आर्थ्रोपोडा का होता है, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया है। उसके बाद से उसका क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो क्या है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या चीज है, सिमेट्री क्या है, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। तो हम सबसे पहले सिमेट्री समझ लेते हैं। ये सिमेट्री का मतलब है कि यदि मनुष्य के शरीर को इस जगह से हम काटें तो हम देखेंगे कि इधर का पार्ट और इधर का पार्ट एक जैसे दिखेंगे। इधर के पार्ट में एक हाथ, एक पैर, स्टमक का आधा पार्ट, इधर में भी वही सेम चीज जा रहा है। अर्थात मनुष्य को इस जगह से हम काटेंगे तो यह 2 बराबर भागों में कट जाएगा, लेकिन और कहीं से काटेंगे तो यह 2 बराबर भागों में नहीं कटेगा। यदि किसी पेड़ को हम ले लें या झाड़ी को ले लें और उसको हम कहीं से भी काटें तो वह 2 बराबर भागों में नहीं कटेगा। यदि हम पेड़ या झाड़ी ले लें और उसको हम कहीं से भी काटें तो वह 2 बराबर भागों में नहीं कटेगा। तो जब 2 बराबर भागों में नहीं कटेगा तो उसको कहेंगे एसिमेट्री। और जब वह सिर्फ एक ही जगह से 2 बराबर भागों में काटा जा सके
तब उसको कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। और कोई एनिमल मान लेते हैं कि इस प्रकार से है, इसको यहां से काटें तो देखेंगे एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर दोनों सेम है। इसको यहां से काटें तो इधर का पार्ट दोनों सेम है। यहां से काटें तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट दोनों सेम है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम कई जगह से दो बराबर भागों में काट सकते हैं, उसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री, उसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री। और ऐसे एनिमल जिनको सिर्फ एक ही जगह से दो बराबर भागों में काट सकते हैं, उसको कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री वाले एनिमल्स को रेडिएटा कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सिमेट्री। अब आते हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक को समझते हैं। ये है ह्यूमन बॉडी। इसमें हम देखेंगे ये है ह्यूमन बॉडी का स्किन और ये है ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हो गया इसका स्किन और ये हो गया इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा नाम होता है गट। ये हो गया स्किन, ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बीच में हमको एक जगह दिख रहा है, इस जगह को कहते हैं बॉडी कैविटी। इस जगह को कहते हैं बॉडी कैविटी। हाथ में भी देखेंगे तो यहां पर बॉडी कैविटी, ये बॉडी कैविटी। इस बॉडी कैविटी में लीवर होगा, हार्ट होगा, लंग्स होगा, बोन्स होंगे, ब्रेन होगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि मनुष्य के शरीर के अंदर तीन पार्ट हैं। क्या क्या? स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम या गट, और उसके बीच का एक खोखला सा जगह जिसके अंदर हार्ट, लंग्स, बोन्स, ब्रेन और भी बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो इसके अंदर जो खाली सा जगह है उसको कहते हैं बॉडी कैविटी। तो ऐसे एनिमल्स जिनके शरीर में तीन पार्ट हों, स्किन के पार्ट को कहते हैं एक्टोडर्म, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट को कहते हैं एंडोडर्म, और एक्टोडर्म ये इसका स्किन यहां पर भी है। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का जो जगह होता है उसको कहते हैं बॉडी कैविटी, और उस बॉडी कैविटी में और ऑर्गेनल्स होते हैं उसको कहते हैं मेसोडर्म। तो इस प्रकार से अगर किसी एनिमल में ये तीनों डर्म पाए जाते हैं, किसी एनिमल में ये तीनों डर्म पाए जाते हैं, तब इसको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब हम जरा डिप्लोब्लास्टिक भी देख लेते हैं। ये है हमारा हाइड्रा, एक एनिमल है सिलेंट्रेटा फाइलम का। इस हाइड्रा का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस हाइड्रा का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है हमारा इस तरह से है। इसको हम इनलार्ज करते हैं। इनलार्ज करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर कोशिकाओं का समूह एक बाहर है। ये सब पूरा आया हुआ है। ये बाहर के कोशिकाओं के समूह को कहते हैं एक्टोडर्म। अंदर जो कोशिकाओं का समूह उसको कहते हैं एंडोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म। और इन दोनों के बीच में एक लिक्विड है, इस लिक्विड को कहते हैं मेसोग्लिया। अर्थात ऐसे एनिमल्स जिसमें एक्टोडर्म हो, एंडोडर्म हो और उसके बीच में मेसोग्लिया हो, इसमें मेसोडर्म नहीं है, मेसोग्लिया है, मेसोडर्म नहीं है। मेसोडर्म का मतलब हो गया कि उसके अंदर बॉडी ऑर्गन्स होंगे। तो यदि सिर्फ एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है तब इस प्रकार के एनिमल्स को कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और अगर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों है तब इसको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है। अब हम आ जाते हैं
ये हमारा हो गया सिमेट्री हो गया और डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब हम आते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पर। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि किसी एनिमल का जन्म। जैसे अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन के जन्म के लिए क्या क्या होता है, तो ह्यूमन में जो फीमेल होती हैं उसके अंदर ओवा बनता है, अंडा, और जो मेल होता है उसके अंदर स्पर्म बनता है, ओवा स्पर्म। तो जब ये ओवा और स्पर्म आपस में मिलते हैं, ओवा में, अगर मनुष्य की बात हम कर रहे हैं, सब एनिमल्स में यही चीज होता है, लेकिन उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या अलग अलग होती है। मनुष्य में अर्थात जो महिलाएं हैं उनके ओवा में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम्स की संख्या 23 होती है। इसको कहते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड 23 इसमें क्रोमोसोम्स होंगे, 23 इसमें क्रोमोसोम्स होंगे। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो मिलने के बाद 23 क्रोमोसोम इसका और 23 क्रोमोसोम इसका, यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46। ये हो गया डिप्लॉयड। ये हैप्लॉइड और ये दोनों जब मिल गए तो यहाँ पर डिप्लॉयड। मनुष्य में यहाँ पर क्रोमोसोम्स की संख्या 23, यहाँ पर क्रोमोसोम्स की संख्या 23 और जाइगोट में क्रोमोसोम्स की संख्या 46। तो जाइगोट में जो 46 क्रोमोसोम्स हैं उन क्रोमोसोम्स में से 23 क्रोमोसोम्स किससे मिला है? मदर से, और 23 क्रोमोसोम्स किससे मिले हैं? फादर से। तो ये हमारा जाइगोट हो गया। ये जाइगोट यूनिसेलुलर है। अब इस जाइगोट में इस तरह से डिवीजन होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा। तो ये जाइगोट कितने सेल्स में बढ़ जाएगा? 2 सेल्स में। फिर इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। इसमें कितने हो जाएंगे? 2, और इसमें कितने हो जाएंगे? 4। अर्थात यहाँ पर 4 सेल वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर उसके बाद से इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ये ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया। तो 4 कोशिकाएं ऊपर और 4 कोशिकाएं नीचे हो गई। तो यहां पर कितने कोशिकाएं हो गई? 8। 8 कोशिकाएं बनने के बाद में इसमें बहुत तेजी से डिवीजन होता है और यहां पर कोशिकाओं का एक बॉल बन जाता है। इस कोशिकाओं के बाल को कहते हैं ब्लास्टुला। ब्लास्टुला से पहले एक और स्टेज आता है मारुला। मारुला सॉलिड बॉल की तरह होता है और ब्लास्टुला खोखले बॉल की तरह होता है। इस ब्लास्टुला को हम इस तरह से काट देते हैं। इस ब्लास्टुला को हम इस तरह से काट देते हैं। कैसे? लॉन्गिट्यूडनल। तो काट करके देखते हैं तो हमको इसके अंदर एक कैविटी दिखाई देती है और चारों तरफ कोशिकाओं का समूह दिखाई देता है। जैसे कि प्लास्टिक का बाल होता है, प्लास्टिक के बाल को अगर हम काट करके देखें तो अंदर क्या होगा? खोखला सा होगा। तो ये भी अंदर खोखला, प्लास्टिक के बाल की तरह होता है, अंदर से खोखला होता है और बाहर बाहर क्या होते हैं? कोशिकाओं के समूह होते हैं। काट करके देखेंगे तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगा, अंदर खोखला जगह दिखाई देगा। इस जगह को कहते हैं ब्लास्टोसील। तो ये जो ब्लास्टुला स्टेज है जिसमें ब्लास्टोसील है, कुछ समय के पश्चात ये यहां से अंदर की तरफ दबना शुरू हो जाता है और ये जब अंदर की तरफ दब जाएगा तो ये यहां पर कोशिकाओं का एक लेयर बन जाएगा। यहां पर कोशिकाओं का सिर्फ एक लेयर था और यहां पर कोशिकाओं का 2 लेयर हो गया, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। और ये जहां से दबा हुआ था वहां पर एक होल हो गया, छिद्र बन गया। इस छिद्र को कहते हैं ब्लास्टोपोर। और ये जो ट्यूब बन रही है इस ट्यूब को कहते हैं ऑर्केंट्रॉन। अंदर वाले कोशिकाओं का जो लेयर है इसको कहते हैं एंडोडर्म और बाहर वाले कोशिकाओं का जो लेयर है इसको कहते हैं एक्टोडर्म। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ पर कोशिकाओं के 2 लेयर बन गए, एक एक्टोडर्म का और एक एंडोडर्म का, और इसके बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है। अगर पोरीफेरा है या सिलेंट्रेटा का एनिमल है
फाइलम पोरीफेरा और फाइलम सिलेंट्रेटा का एनिमल है, तो यहीं से एनिमल का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। अर्थात पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा के जो एनिमल्स होंगे उसमें एक्टोडर्म होगा, एंडोडर्म होगा, लेकिन बीच में कोई मेसोडर्म नहीं होगा। अर्थात यहीं से अगर एनिमल का डेवलपमेंट शुरू हो गया है तब वो एनिमल डिप्लोब्लास्टिक बनेगा। लेकिन इसके बाद अगर फर्दर डेवलपमेंट होता है, जैसे कि मनुष्य है तो उसके अंदर और आगे का डेवलपमेंट होगा, तो अगर फर्दर डेवलपमेंट होता है तब कैसे कैसे होता है उसको देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, यहाँ पर भी एक्टोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में यहाँ एक लिक्विड है, उस लिक्विड से भी हमको फिलहाल मतलब नहीं है। इस साइड और इस साइड मेरिस्टेमेटिक या विभज्योतिकी कोशिकाओं का समूह पैदा हो जाता है, और यह विभज्योतिकी ऊतकों का जो समूह पैदा होता है वह विभाजित होना शुरू हो जाता है, और विभाजित होकर के जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ये विभाजित होकर के या तो इस पूरे जगह को भर देंगे, या तो इस पूरे जगह को भर देंगे, या केवल एक्टोडर्म के चारों तरफ फैल जाएंगे, या एक्टोडर्म के भी चारों तरफ और एंडोडर्म के भी चारों तरफ फैल जाएंगे। इस कंडीशन में देखेंगे कि यहाँ पर कोई चेंबर नहीं बन रहा है, जबकि इस कंडीशन में देखेंगे चेंबर बन रहा है और यहाँ पर भी चेंबर बन रहा है। यहाँ पर कोई चेंबर नहीं बना, यहाँ पर चेंबर बन रहा है, लेकिन सिर्फ एक्टोडर्म के चारों तरफ ही मेसोडर्मल कोशिकाएं हैं। ये जो कोशिकाएं बन रही है इसको मेसोडर्मल कोशिकाएं कहेंगे। तो यहाँ पर जो मेसोडर्म है उसके अंदर कोई चेंबर नहीं है। यहाँ पर जो मेसोडर्म की कोशिकाएं हैं उन्होंने एक्टोडर्म को कवर कर लिया है, एंडोडर्म को कवर नहीं किया है, और यहाँ पर एक चेंबर बना हुआ है। और तीसरी कंडीशन में देखेंगे कि मेसोडर्म की कोशिकाएं एक्टोडर्म को भी कवर कर ली है, एंडोडर्म को भी कवर कर ली है, और इसके बीच में एक चेंबर भी है। तो जब चेंबर नहीं है तब ऐसे एनिमल्स, अगर इससे एनिमल्स का विकास हो जाता है तो ऐसे एनिमल्स किस में रखे जाएंगे? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। अर्थात यहां पर कोई सीलोम या बॉडी कैविटी नहीं होगा। इस वाले कंडीशन में सीलोम या बॉडी कैविटी बनेगा, लेकिन यह एंडोडर्म को कवर नहीं किया है, इसलिए इसके बॉडी को क्या कहेंगे? स्यूडोसीलोमेट। इसको क्या कहेंगे? ए सीलोमेट, इसको कहेंगे स्यूडोसीलोमेट, अर्थात झूठ मूठ का बॉडी कैविटी या झूठ मूठ का सीलोम। जबकि एक्चुअल सीलोमेट में क्या होगा कि एक्टोडर्म को भी कवर करेगा और एंडोडर्म को भी कवर करेगा। तो जब एक्टोडर्म को भी कवर करे, एंडोडर्म को भी कवर करे, और यहाँ पर एक सीलोम या कैविटी बने, तब इसको कहते हैं ट्रू सीलोमेट। इसको कहते हैं ट्रू सीलोमेट। तो स्यूडोसीलोमेट में कौन कौन से एनिमल्स के फाइलम है? एस्केहेलमिन्थिस और नेमेटोडा। और सीलोमेट में कौन कौन से हैं? तो सीलोमेट में है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे वो नीचे पैदा हुए थे, और यहाँ पर ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो एंडोडर्म की ही कोई कोशिका मेरिस्टेमेटिक होकर के यहाँ पर एक आउटग्रोथ बना लेती है दोनों तरफ। फिर इसमें डिवीजन होता है और यह एक्टोडर्म को भी कवर कर लेता है और एंडोडर्म को भी कवर कर लेता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है, बस केवल यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं हैं वो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं के कारण जो उसकी ओरिजिन है वो डिफरेंट है। स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, लेकिन ओरिजिन में ये जो हमारा सीलोमेट बन रहा है, सीलोम बन रहा है, ओरिजिन में अंतर है। यह इस मेरिस्टेमेटिक सेल से बना हुआ है और यह यहाँ वाले से बना है। अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काट करके देखें तो हम देखेंगे एक्टोडर्म, बीच में एंडोडर्म, और ये यहाँ पर बीच में क्या है? मेसोडर्म है। बाहर एक्टोडर्म, अंदर एंडोडर्म और बीच में मेसोडर्म। इसका अगर हम इस तरीके से ट्रांसफर सेक्शन काट करके देखें तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म को कवर किया हुआ मेसोडर्म, और यहाँ पर एक कैविटी है।
इसको काट करके देखेंगे तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म को भी कवर किया हुआ मेसोडर्म और एंडोडर्म को कवर किया हुआ मेसोडर्म। ये हो गया ट्रू सिलोमेट, सीडोसिलोमेट और एसिलोमेट। यहां पर भी वही सेम स्ट्रक्चर है। अब इसमें होता है क्या चीज है, इसको कहते हैं प्रोटोस्टोम और इसको कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम का मतलब क्या हो गया कि जब यह बड़ा हो जाएगा, एनिमल बना लेगा, जब यह बड़ा एनिमल बना लेगा तो ये जो ब्लास्टोपोर है ये ऊपर जाएगा, यहां पर भी एक छेद बनेगा। ये डेवलपमेंट जब आप अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे। तो यहां पर एक छेद बन गया, एक छेद ऊपर भी बन जाएगा। इस छेद से मुंह का निर्माण होता है और इस छेद से एनस या गुदाद्वार का निर्माण होता है। ये माउथ बनता है और ये एनस बनता है। इसको कहते हैं प्रोटोस्टोम। जबकि यहां पर इस वाले कंडीशन में क्या होता है कि इससे एनस बनता है और ऊपर वाले छेद से माउथ बनता है। यहां पर इस छेद से क्या बनता है, माउथ बनता है, और यहां पर इस ब्लास्टोपोर के छेद से क्या बनता है, एनस बनता है। दोनों में अंतर हो गया। तो यहां पर क्या होगा, ये प्रोटोस्टोम होगा, मुख यहां पर, एनस यहां पर, और ये हो गया ड्यूटेरोस्टोम, मुख यहां पर, ये एनस यहां पर और मुख यहां पर। इस वाले में नोटोकार्ड भी बनता है। इधर के जो भी थे ये दोनों सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, लेकिन इसमें नोटोकार्ड नहीं बनता है और इस वाले में नोटोकार्ड बनता है। ये माउथ बनेगा लेकिन इस वाले में ये एनस बनेगा, और ऊपर जो छेद बनेगा ये एनस बनेगा और इसका माउथ बनेगा। तो ये भी सिलोमेट है, ये भी सिलोमेट है, लेकिन इसमें नोटोकार्ड नहीं बनेगा और इसमें नोटोकार्ड बनेगा। इसमें कौन कौन से एनिमल्स रखे जाएंगे, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में नोटोकार्ड जो है वेल डेवलप्ड नहीं होता है, बहुत हल्का सा डेवलप्ड होता है। और नोटोकार्ड जो है इस मेसोडर्मल कोशिकाओं से बनता है, लेकिन इकाइनोडर्मेटा में जो नोटोकार्ड होता है वो ऊपर वाले एक्टोडर्म से बनता है। तो अभी वो डिटेल में बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा हो गया, हेमिकार्डेटा हो गया और कार्डेटा हो गया। तो ये हो गया हमारा डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब इतना समझने के बाद हमको अब सीखना है हमारा सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। तो सिलेबस में हम देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर, इसका कोर्स टाइटल क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स और पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। इसमें जो है 8 यूनिट हैं। पहले यूनिट में 3 चैप्टर हैं, दूसरे यूनिट में 2 चैप्टर हैं, तीसरे यूनिट में 2 चैप्टर हैं, चौथे यूनिट में 2 चैप्टर हैं। यूनिट तो 4 है लेकिन चैप्टर कितने हो गए, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 चैप्टर हो गया यहाँ पर। और ये जो नीचे के हमारे 4 यूनिट हैं, इस 4 यूनिट में हर यूनिट में एक एक चैप्टर है। यूनिट टोटल हो गया 8 और चैप्टर्स उसके तुलना में बहुत ज़्यादा हो गए। तो इसमें जो है हम अलग अलग कलर से बनाए हुए हैं। ये ऊपर अलग कलर है, नीचे अलग कलर है। ये ऊपर अलग कलर क्या चीज़ है, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, और नीचे वाले अलग कलर से हमने बताया हुआ है पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। तो सबसे पहले हम आते हैं डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। तो डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स में हम देखेंगे कि ये जो पहला यूनिट है इसमें क्या रखा है, प्रोटोजोआ टू सिलेंट्रेटा। हमने अभी जब क्लासिफिकेशन बताया तो सबसे पहले क्या था, प्रोटोजोआ था, फिर क्या था, पोरीफेरा था, फिर क्या था, सिलेंट्रेटा था। यानी कि 3 फाइलम इसमें है। तो सबसे पहला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में जो एनिमल्स हैं वो कई प्रकार के हैं, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, मोनोसिस्टिस, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका, बहुत सारे एनिमल्स हैं। लेकिन इसमें हमको मुख्य रूप से यूग्लिना, मोनोसिस्टिस और पैरामीशियम के बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, दिखते कैसे हैं, कौन कौन से उसके अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं, किस ऑर्गन का काम क्या है, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो भोजन को पकड़ते कैसे हैं, भोजन को डाइजेस्ट कैसे करते हैं। तो ये हो गया प्रोटोजोआ में 3 एनिमल्स, यूग्लिना, मोनोसिस्टिस और पैरामीशियम। फिर आता है पोरीफेरा। इंटरमीडिएट में पोरीफेरा में ल्यूकोसोलोनिया के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर क्या पढ़ना है, साइकान के बारे में। ल्यूकोसोलोनिया से थोड़ा सा और एडवांस एनिमल। इस साइकान में इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, मतलब इसका जो है बाहरी आवरण कैसा है, अंदर से कैसा है, भोजन को पकड़ने वाली कोशिकाओं का क्या नाम है,
भोजन को डाइजेस्ट करने वाली कोशिकाओं का क्या नाम है? इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फिर सिलेंट्रेटा है। सिलेंट्रेटा में इंटरमीडिएट में पढ़ा था हाइड्रा के बारे में, यहाँ पर है ओबोलिया और ऑरेलिया के बारे में। हाइड्रा से थोड़ा सा एडवांस एनिमल। इसमें वही चीज पढ़ना है, इनका बाहर से देखने पे कैसे दिखते हैं, इनके सारे अंगों के नाम क्या हैं, ये खाना खाने वाले इसके अंग का क्या नाम है, भोजन को पचाने वाले अंग का क्या नाम है। हमारे अंदर भोजन को पचाने वाले अंग का नाम क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। इसके अंदर भोजन को पचाने वाले अंग का क्या नाम है? भोजन को पकड़ने वाले अंग का क्या नाम है? हमारे अंदर भोजन को पकड़ने वाले हाथ, उनके अंदर भोजन को पकड़ने वाले टेंटेकल्स। तो भोजन को पकड़ने वाले अंग कौन से हैं, भोजन को पचाने वाले अंग कौन से हैं। फिर उसके बाद से जो है रिप्रोडक्शन का कौन कौन सा अंग है, रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है या बाहर होता है, सेक्सुअल होता है कि एसेक्सुअल होता है। ठीक है, तो ये हो गया ओबेलिया और ऑरेलिया। फिर उसके बाद से हमारा यूनिट 2 आता है जिसमें टीनोफोरा और निमेथिलमिन्थिस है। तो टीनोफोरा में जो पहला है हमारा टीनोफोरा, टीनोफोरा का केवल सैलिएंट फीचर्स पढ़ना है। सैलिएंट फीचर्स का मतलब क्या हो गया कि इसके मुख्य गुण क्या है, शरीर दिखता कैसा है। ठीक है, केवल सैलिएंट फीचर्स पढ़ने हैं, बाकी डिटेल नहीं पढ़ना है। इसके बाद से आता प्लेटीहेलमिन्थिस। इस फाइलम का हमको डिटेल कैरेक्टर पढ़ना है कि इसमें कौन कौन से एनिमल्स को किस आधार पर रखा गया है, उसमें कौन कौन से जो है जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जैसे हैं। तो प्लेटीहेलमिन्थिस में बहुत सारे एनिमल्स हैं। कौन कौन से 2 एनिमल पढ़ने हैं? एक है फैसियोला हिपैटिका जो कि भेड़ के लीवर में पाया जाता है। फैसियोला हिपैटिका भेड़ के लीवर में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लीवर फ्लूक कहते हैं। और टीनिया सोलियम या टेपवर्म ये मनुष्य के आंतों में पाई जाती है। तो इसमें जो है हमको पढ़ना ये है कि इसका मुख कैसा होता है, ये अपना भोजन कैसे पाता है, भोजन को डाइजेस्ट करने के बाद जो जहरीले पदार्थ हैं उनको बाहर कैसे निकालता है, उन जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने वाली कोशिकाओं का क्या नाम है, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का नाम क्या क्या है। फिर उसके बाद से हमारा आता है निमेथिलमिन्थिस। इसमें पढ़ना है हुक वर्म। इसका जो मुख होता है वो हुक की तरह होता है, ये कहीं जा करके हुक की तरह चिपक जाते हैं। सेम चीज इसमें भी पढ़ना है, बस खाली अंतर ये होगा कि इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे उसका कुछ और नाम होगा, इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कुछ और नाम होगा। हमको चलने के लिए पैर की जरूरत है तो हम क्या कहते हैं, पैर से चल रहे हैं, जबकि इसके अंदर चलने के लिए कुछ और होगा, उसका क्या नाम है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर यूनिट 3 है एनिलिडा टू आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा से आर्थ्रोपोडा तक। तो एनिलिडा में ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जिसके ऊपर, शरीर के ऊपर क्यूटिकल की बनी हुई कवरिंग पाई जाती है। कौन कौन से हैं? नेरिस और हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया लीच या जोंक, जोंक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जोंक ये पानी में रहता है और कोई भी मैमल जब पानी में नहाता है तो यह उससे चिपक जाता है। इसके मुख में दांत पाए जाते हैं, उस दांतों से चिपक जाता है और एक सलाइवा सिक्रीट करता है, तो हमको दर्द का एहसास नहीं होता है और ना ही हमारे खून की क्लॉटिंग होती है और ये आराम से सारा खून चूसना शुरू कर देता है। तो ये क्या है? हिरुडिनेरिया। अब इस हिरुडिनेरिया में हमको पढ़ना क्या क्या होगा कि इसके मुख का स्ट्रक्चर कैसा है कि ये हमारे शरीर से चिपक जाता है। इसके अंदर कौन सा ऐसा एंजाइम है जो हमको दर्द का एहसास नहीं होने देता है। ये खून को चूस करके अपने बॉडी के अंदर जब लेता है तो उसको डाइजेस्ट कैसे करता है, उससे एनर्जी कैसे पाता है, और ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है, एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गन्स का क्या क्या नाम है। इसी तरीके से जो है नेरिस में भी पढ़ना है। फिर आ जाता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब हो गया कि तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी, बरसात के दिन में पाए जाने वाले कीट पतंगे, ठीक है, झींगा मछली, ये सब किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। तो आर्थ्रोपोडा में हमको यहाँ पर 2 एनिमल के बारे में पढ़ना है। पहला कौन सा है? पैलिमॉन। पैलिमॉन या प्रॉन या झींगा, झींगा मछली। जहाँ पर मछली बिकती है वहाँ पर झींगा मछली भी बिकती है। तो रोहू मछली ये मछली वर्ग का एनिमल है, रोहू मछली मछली वर्ग का एनिमल है। व्हेल मछली
स्तनधारी है, मैमल्स है। और झींगा मछली किसका है? आर्थ्रोपोडा का है। तो ये पैलिमॉन के बारे में पढ़ना है। इसके जो पैर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके माउथ का स्ट्रक्चर कैसा है, इसके शरीर के अंदर ब्लड पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, और अगर ब्लड पाया जाता है तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है या क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके ब्लड का रंग कैसा है, इसके हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ये खाना को खाता कैसे है और पचाता कैसे है, अपचित पदार्थों को बाहर निकालने का कौन सा सेल या कौन सा टिश्यू है, तो ये इसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद से लोकस्ट है, इसके बारे में भी वही सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर उसके बाद से आता है हमारा यूनिट 4, मोलस्का टू हेमिकॉर्डेटा। मोलस्का जिसके शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट का कवर होगा, और इसमें कौन कौन सा पढ़ना है? लैमेलिडिल्स और पाइला। पाइला मतलब घोंगा, लैमेलिडिल्स मतलब सीप। सीप और घोंगा के बारे में हमको पढ़ना है। तो सीप और घोंगा यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च कर लीजिएगा, डिसेक्शन ऑफ पाइला या डिसेक्शन ऑफ यूनियो, तब उसमें जो भी वीडियो बनाए होंगे वो दिखाएंगे आपको कि उसके सेल को कैसे तोड़ करके उसके अंदर की बॉडी पार्ट को दिखाते हैं, उसका नर्वस सिस्टम कैसा है, मतलब उसके जैसे हमारे अंदर नर्वस सिस्टम है, हमको चुभने का, गर्मी का, ठंडक का एहसास होता है, वैसे उनको भी होता है। तो उनके अंदर नर्वस सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, उनका भोजन पचाने वाला अंग वो कैसा है, अनडाइजेस्टेड और पॉइजनस मटेरियल को बाहर निकालने वाले अंग कैसे हैं, तो वो सारी चीज़ें पढ़नी है इन दो एनिमल्स के बारे में। फिर इकाइनोडर्मेटा, इसमें पेंटासिरास या स्टारफिश के बारे में पढ़ना है। स्टारफिश जो है चलने के लिए पैर नहीं होते हैं, इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होते हैं, और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम की सहायता से डाइजेशन भी करते हैं, भोजन को पकड़ते भी हैं, और एक्सक्रीशन भी करते हैं, और रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो ये हमारे जो है, जो हमारा ये नॉन कार्डेट्स था, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कार्डेट्स। तो डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कार्डेट्स में जब हमने आपको क्लासिफिकेशन बताया, उस क्लासिफिकेशन के बाद ये डिटेल पूरा आ जाता है कि मतलब कौन से फाइलम में कौन कौन से एनिमल्स के बारे में हमको डिटेल पढ़ना है। हर एनिमल्स दूसरे फाइलम के एनिमल्स से बिल्कुल अलग होगा, भोजन पकड़ने का, डाइजेस्ट करने का, एक्सक्रीशन का, सारे कोशिकाओं के नाम, सारे टिश्यूज के नाम बिल्कुल अलग अलग होंगे, रिप्रोडक्शन के काम, ठीक है। फिर इसके बाद से आता है 5, 6, 7 और 8वां यूनिट। 5वें यूनिट में है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि मलेरिया का नाम आपने सुना होगा। मलेरिया हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का अमीबा होता है, और हमारे मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, उसमें भी एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता है, और मलेरिया का शायद प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, अमीबा ही है। तो जो पैरासाइटोलॉजी है, इसमें कुछ खास पैरासाइट के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से हैं? ट्रिप्नोसोमा, गियार्डिया और वाउचेरिया बैंक्राफ्टी। ये वाउचेरिया बैंक्राफ्टी मिट्टी में पाया जाता है, खेतों में पाया जाता है, और उसके ऊपर आदमी चलते हैं तो ये आदमी के शरीर के अंदर घुस जाता है, और ये सिर्फ पैरों में ही रहता है, और पैर को एकदम बिल्कुल मोटा कर देता है, इसको कहते हैं हाथी पाँव। तो ये वाउचेरिया बैंक्राफ्टी के बारे में पढ़ना है कि ये पैदा कैसे होता है, मनुष्य के अंदर ये बीमारी कैसे पैदा करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हमारे शरीर में पहुंच करके हमारे शरीर को क्या नुकसान पहुंचाता है, इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। ट्रिप्नोसोमोना और गिरार्डिया के बारे में पढ़ना है। तो इनका स्ट्रक्चर पढ़ना है, इन तीनों एनिमल्स का लाइफ साइकिल पढ़ना है, पैथोजेनिसिटी मतलब उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, इंक्लूडिंग डिजीज, उसकी बीमारियां कौन कौन से हैं, उसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं, कंट्रोल, उसको रोका कैसे जा सकता है। फिर इसके बाद से आता है वेक्टर एंड पेट्स। वेक्टर एंड पेट्स जैसे कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो वो मच्छर क्या है? मच्छर को खुद मलेरिया नहीं होता है, मलेरिया हमको होता है, और मलेरिया को फैलाता कौन है? मच्छर। तो मच्छर क्या हो गया? तो मच्छर हो गया वेक्टर। तो जो वेक्टर है, जैसे मान लेते हैं कुत्ता है, कुत्ता अगर पागल कुत्ता किसी को काट ले तो उसको कौन सी बीमारी हो जाती है? रेबीज। तो कुत्ता क्या है? वेक्टर है। तो पेट्स लिख दिया गया है, इसका मतलब हो गया कि पालतू जानवर जो कि पैरासाइट को
एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं? तो घुंडी बग है, शुगर केन लीफ होपर है, रोडेंट्स हैं, टर्माइट्स हैं और मॉस्किटोज़ हैं। तो मॉस्किटोज़ क्या करता है? मलेरिया फैलाता है और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है ना, बहुत सारी बीमारियां फैलाता है। तो ये जो बीमारी फैलाने वाले एनिमल हैं, इनको क्या कहते हैं? वेक्टर और पेट्स कहते हैं। वेक्टर एंड पेस्ट, पेस्ट है। पेस्ट का मतलब होता है कंट्रोल कैसे करते हैं। तो वेक्टर्स एंड पेस्ट, तो ये सारे जो वेक्टर्स हैं इनके बारे में पढ़ना है। क्या? इनका लाइफ साइकिल, उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लाइफ साइकिल और उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद से आता है इकोनॉमिक जूलॉजी। इकोनॉमिक जूलॉजी का मतलब क्या हो गया कि हमको ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ना है जो हमको कुछ न कुछ लाभ देते हो। जैसे कि शहद वाले जो एनिमल्स हैं उसको क्या कहते हैं? हनी बी कहते हैं। तो हनी बी से हमको क्या मिलता है? शहद मिलता है, हमारे लिए बेनिफिट है। उसके बाद से सिल्क बनाने वाले कीड़े और लाख बनाने वाले कीड़े। तो इस प्रकार से हमको इकोनॉमिक जूलॉजी में ऐसे चीज़ों के बारे में पढ़ना है जिससे हमको लाभ होता हो। तो ये इकोनॉमिक जूलॉजी फर्स्ट। इसमें क्या है? एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर। एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर में किसको पालते हैं? मछली को। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर में किसको पालते हैं? रेशम के कीड़े को। और पोल्ट्री कल्चर, पोल्ट्री कल्चर में किसको पालते हैं? मुर्गी को। मुर्गी से हमको मांस और अंडे मिलते हैं। एक्वा कल्चर मछली, इससे हमको मछली का मांस मिलता है। और पीसी कल्चर में हमको रेशम मिलता है। इकोनॉमिक जूलॉजी पार्ट 2, तो पार्ट 2 वाले में क्या है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर ये रेशम का ये है, पीसी कल्चर मछली का है। एक्वा कल्चर मतलब पानी के अंदर बहुत सारी चीज़ों का। एक्वा कल्चर मतलब पानी के अंदर कुछ भी पैदा हो रहा हो। पीसी कल्चर मतलब मछली का। पोल्ट्री का मतलब हो गया मुर्गी पालन। और यहाँ पर सेरीकल्चर, सेरीकल्चर मतलब रेशम का, ठीक है। एपी कल्चर ध्यान नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद से लाख कल्चर, लाख कल्चर का मतलब क्या हो गया? लाख का कीड़ा पालना जिससे लाख मिलता है। और वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर का मतलब केंचुए का पालन। केंचुआ हमारे भूमि को फर्टाइल बनाता है। तो ये हमारा जो है जूलॉजी फर्स्ट पेपर है। अब हम आते हैं जूलॉजी सेकंड पेपर की तरफ। इसमें भी 8 यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऊपर के 4 यूनिट क्या है? हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे उससे संबंधित है। और नीचे के 4 यूनिट दूसरी चीज़ है। तो हम ऊपर के 4 यूनिट पहले देखते हैं। तो ऊपर के 4 यूनिट में पहला है ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स। ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे जो मछली थे, मछली कहाँ पर रहते थे? पानी के अंदर। जब ऐसे जीव का निर्माण हुआ जो जमीन पर रहने का प्रयास कर रहा है लेकिन पूरी तरीके से जमीन पर नहीं रह पा रहा है, तो ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो कि मछली और जमीन पर रहने वाले जीवों के बीच की कड़ी है, उसको क्या कहते हैं? एम्फीबिया। एक एनिमल है आर्कियोप्टेरिक्स जो अब नहीं पाया जाता है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो आर्कियोप्टेरिक्स के चोंच में दांत पाए जाते हैं। किसी भी पक्षी के चोंच में दांत नहीं पाए जाते हैं, लेकिन आर्कियोप्टेरिक्स के चोंच में यानी कि उसके बीक में दांत पाए जाते हैं। इससे पता चलता है। और उसके आर्कियोप्टेरिक्स के कुछ लक्षण क्या है? पक्षियों से मिलते हैं और कुछ लक्षण किससे मिलते हैं? सांपों से। तो आर्कियोप्टेरिक्स को यह माना जाता है कि जो पक्षी का विकास हुआ है वो किससे हुआ है? सर्प से। तो उसी प्रकार से जो कॉर्डेट्स हैं उनका विकास किससे हुआ है? तो कॉर्डेट्स का विकास जो है, कॉर्डेट के ठीक पहले जो है इकाइनोडर्मेटा है, तो इकाइनोडर्मेटा से माना जाता है। तो ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स एंड हेमिकॉर्डेट्स कि कैसे विकास हुआ है इसके बारे में फिर कहता है। हेमिकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट में एक एनिमल है बैलेग्नोलॉसस। हेमिकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट में एक एनिमल है बैलेग्नोलॉसस। तो इस बैलेग्नोलॉसस के बारे में क्या पढ़ना है? उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, उसका आंतरिक स्ट्रक्चर कैसा है, भोजन कैसे खाता है, और जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जिसको अंदर टिश्यू या सेल्स होंगे उसको क्या कहा जाएगा, नोटोकॉर्ड इसमें कितना डेवलप होगा, ये सारी चीज़ें बैलेग्नोलॉसस का। फिर सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड था वो केवल लार्वा में पाया जाता है, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो पूरे बॉडी में पाया जाता है। तो सिफेलोकॉर्डेटा का कौन सा एलिमेंट के बारे में हमको पढ़ना है? ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा का कहाँ रहता है, क्या खाता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है,
उसका जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, उसका जो सेंस ऑर्गन है वो क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, इसके जो रिप्रोडक्टिव बॉडी पार्ट्स हैं उसको क्या क्या नाम दिया गया है, ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में। और जो यूरोकॉर्डेटा है, यूरोकॉर्डेटा का एनिमल है हर्डमानिया, यानी कि यहाँ पर हेमिकॉर्डेटा का बेलेग्नोलासस एनिमल है, सिफेलोकॉर्डेटा का ब्रैंकियोस्टोमा एनिमल है, और यूरोकॉर्डेटा का हर्डमानिया है। हर्डमानिया का स्ट्रक्चर कैसा कैसा है इसके बारे में आपको पढ़ना है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, खाता कैसे है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर उसके बाद से आता है क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। ये वर्टिब्रेट में हमारे 5 हैं, पक्षी वर्ग, मछली वर्ग, एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी और मैमल्स, 5 वर्ग हैं। तो इन 5 वर्ग में जो पहला पार्ट है इसमें किसके बारे में पढ़ना है, मछली और एम्फीबिया के बारे में पढ़ना है। तो मछली और एम्फीबिया के बारे में, उसका मुख कैसा है, उसके अंदर नोटोकॉर्ड कैसा है, खाता कैसे है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ठीक है ना, अप टू ऑर्डर विथ एग्जांपल्स। मतलब केवल क्लासिफिकेशन पढ़ना, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, केवल क्लासिफिकेशन पढ़ना है। और न्यूटेनी और पीडोजेनी, मतलब उसका रिप्रोडक्शन और मतलब कैसे अपनी संख्या बढ़ाते हैं। फिर आता है क्लासिफिकेशन वर्टिब्रेट्स कौन कौन से हैं, रेप्टिलिया यानी कि सांप वर्ग, एप्स यानी कि पक्षी वर्ग, और मैमल्स, इसके बारे में पढ़ना है ऑर्डर तक। और सांप का स्पेशल पढ़ना है कि जहरीले सांप, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस या बिना जहर वाले सांप कौन कौन से हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बाइटिंग मैकेनिज्म, वो काटते कैसे हैं, उनके काटने का मैकेनिज्म। चिड़िया के बारे में, पक्षी के बारे में क्या पढ़ना है, फ्लाइट एडाप्टेशन, यानी कि वो उड़ता कैसे है, उड़ने के लिए उसके अंदर क्या क्या अंग बने हैं, उसके शरीर के अंदर ऐसा क्या परिवर्तन हो गया है कि आसानी से उड़ सकता है। फिर उसके बाद से एडाप्टिव रेडिएशंस इन यूथीरिया, तो इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा 4 यूनिट जिसमें हमको कार्डेटा के बारे में पढ़ना है। अब हमारे पास आता है ये बाकी 4 यूनिट। ये बाकी 4 यूनिट अगर बहुत अच्छी तरीके से कोई पढ़ लेगा तो डॉक्टर क्या इलाज कर रहे हैं या किसी व्यक्ति को क्या दिक्कत है वो आसानी से समझ सकता है। इसमें सबसे पहला है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम का मतलब हमारे स्किन के बारे में बताया गया है कि हमारा स्किन का निर्माण कौन सी कोशिका या कौन से टिश्यू से हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे है, कैसे कैसे वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, कैसे ये बाहरी बैक्टीरिया और वायरस से हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों की रक्षा करता है। स्केलेटल सिस्टम, हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं, 206 हड्डियां पाई जाती हैं, उन हड्डियों के नाम क्या क्या हैं, कौन सी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, किस हड्डी का क्या काम है, किस हड्डी का क्या संरचना है, उन सारी हड्डियों के बारे में स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। जैसे कि हमारे जबड़े की हड्डी अलग होगी, खोपड़ी की हड्डी अलग होगी, हाथ की हड्डी का स्ट्रक्चर अलग होगा, पंजे की हड्डी का स्ट्रक्चर अलग होगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि स्केलेटल सिस्टम में हमको पूरी हड्डियों के बारे में पढ़ना है। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि भोजन हम जो खाते हैं वह भोजन हमारे शरीर में कहाँ जाता है, कैसे कैसे उस भोजन को डाइजेस्ट किया जाता है। डाइजेस्ट करने का मतलब होता है कि जैसे चावल जो खाते हैं वो स्टार्च होता है और उसको डाइजेस्ट करके क्या बनाते हैं, डाइजेस्ट करके उसको बनाते हैं ग्लूकोज। तो जो हमने भोजन खाया, प्रोटीन खाते हैं मांस और दाल, उसको तोड़ दिया जाता है किसमें, अमीनो एसिड में, तो इसको कहते हैं डाइजेशन। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स का मतलब लीवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये सब क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ना है। इसोफेगस को काट करके देखना है कि कैसा दिखता है, स्टोमक को काट करके देखना है कि कैसा दिखता है, इंटेस्टाइन को काट करके देखना है कि कैसा दिखता है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट को देखना है। और फिर उसके बाद से हमको लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज के अंदर के स्ट्रक्चर को देखना है कि उसके अंदर क्या ऐसी खासियत है कि वो भोजन को पचाने वाले एंजाइम को सिक्रीट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मनुष्य फेफड़ों से सांस लेता है, मछलियाँ गिल्स से, और मेढक त्वचा और फेफड़े से। तो ये सांस कैसे लेते हैं, हमारे शरीर के अंदर
जो ऑक्सीजन जाता है उस ऑक्सीजन को यूज कैसे किया जाता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ना है। सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे शरीर में जो ब्लड है वो ब्लड हमारे पूरे शरीर में फ्लो कर रहा है। कैसे? तो हमारे शरीर में हार्ट होता है, हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, जबकि रेप्टाइल्स का हार्ट 3 चैम्बर्स होता है। आर्थ्रोपोडा में 13 चैम्बर होते हैं। तो अलग अलग फाइलम में जो हार्ट होता है उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो उस हार्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ना है। उसके बाद से ब्लड सर्कुलेशन, आर्टरी क्या होता है, वेंस क्या होता है, किस में प्योर ब्लड बहता है, किस में इम्प्योर ब्लड बहता है, लंग्स का क्या काम है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में है। फिर यूरिनोजेनेटल सिस्टम, यूरिनोजेनेटल सिस्टम का मतलब हो गया यूरिनो, यूरिन का निर्माण, और जेनेटल मतलब रिप्रोडक्शन का काम। तो जो मैमल्स होते हैं, जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य में जिस अंग से हम यूरिन निकालते हैं उसी अंग की सहायता से हम रिप्रोडक्शन का भी काम करते हैं। इसलिए इन दोनों को मिला करके एक साथ क्या कहते हैं, यूरिनोजेनेटल सिस्टम। तो इसमें क्या है, सक्सेशन ऑफ किडनी, यानी कि किडनी का विकास कैसे कैसे हुआ। इवोल्यूशन ऑफ यूरिनोजेनेटल डक्ट्स, यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर यूरिन को लाने वाली नली और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जोड़ने वाली नली, ये दोनों नली एक साथ जुड़ती कैसे हैं, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। और टाइप्स ऑफ मैमेलियन यूटेरी, मैमेलियन यूटेरी जो मादाएं होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनके अंदर बच्चे का निर्माण जिसमें होता है उसको यूटेरी कहते हैं। तो गाय के अंदर यूटेरी अलग होगा, भैंस के अंदर यूटेरी अलग होगा, घोड़े के अंदर यूटेरी अलग होगा, और महिलाओं में यूटेरी का स्ट्रक्चर अलग होगा। तो कहता है टाइप्स ऑफ मैमेलियन यूटेरी, यानी कि मैमल्स में कितने प्रकार के यूटेरी पाए जाते हैं। फिर है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन, हमारे रीढ़ की हड्डी, यहाँ पूरी फैली हुई नर्व फाइबर्स, ये सब किस में आते हैं, नर्वस सिस्टम में। ब्रेन से कितने नर्व निकलते हैं, रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से कितने नर्व निकलते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और वो नर्व जो है किस प्रकार से हमारे संवेदनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। फिर सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन का मतलब हो गया हमारे पास 5 प्रकार के सेंस ऑर्गन हैं। देखने के लिए आँख, सूंघने के लिए नाक, सुनने के लिए कान, स्वाद के लिए जीभ, और स्पर्श के लिए त्वचा, स्किन। तो अभी जो है इंटेगुमेंट्री सिस्टम में हमने स्किन या त्वचा के बारे में पढ़ लिया, तो यहाँ पर स्किन के बारे में नहीं पढ़ना है। किसके किसके बारे में पढ़ना है, ब्रीफ अकाउंट ऑफ विजुअल, विजुअल का मतलब आँखों, आँखों के बारे में। ऑडिटरी सिस्टम, सुनने के लिए। तो यहाँ पर जो है 2 ही के बारे में पढ़ना है, आँख के बारे में और कान के बारे में। विजुअल एंड ऑडिटरी रिसेप्टर्स इन मैन। तो ये हम देखेंगे कि जूलॉजी फर्स्ट पेपर में हमने मोस्टली 2 पार्ट में बांट दिया, और जूलॉजी सेकंड के पेपर को भी हमने मोस्टली 2 पार्ट में बांट दिया। तो ये है हमारा सिलेबस एनालिसिस। सिलेबस एनालिसिस या सिलेबस को जब आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, तब आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि हमको पढ़ना क्या है, और उसके बाद चैप्टर आप जब पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और साथ ही साथ आपके पास अब इतना समय नहीं है कि आप कोई मतलब ब्रीफ टेक्स्ट बुक लेकर के पढ़ सकें। आप सीधा सीधा कोई यूपीएस ले लीजिए, यूपीएस जैसी कोई और ले लीजिए। हम जो भी चैप्टर आपको पढ़ाएंगे यूपीएस की सहायता से पढ़ाएंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।